हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान। मैं मेहराब शेख। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यानी कठिन शब्दों को आज हम जानने वाले हैं। ऐसे शब्द जो सेंटेंसेस वगैरह में यूज़ होते हैं और उनका मीनिंग नहीं जानने की वजह से हम उनका अर्थ सेंटेंसेस का नहीं जान पाते हैं, और ख़ासकर इन शब्दों का इस्तेमाल एसएससी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में एंटो सीनो में भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग को देखेंगे, और जो वर्ड्स हैं वो मैंने सेंटेंस में रखे हैं ताकि आपको उनका सेंटेंस में यूज़ भी क्लियर हो जाए, साथ ही साथ मीनिंग भी क्लियर हो जाए। तो सेंस और मीनिंग दोनों आज हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने वर्ड्स पे कई वीडियोस बनाए हैं, वो कैप का मेरा प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ चेक आउट माय वो कैप प्लेलिस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट स्लाइड, जिसमें कि कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल है सेंटेंस में। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा। और अगर ये चैनल ग्रो करेगा तो ये आप ही के लिए काम करेगा, किसी और के लिए तो नहीं करेगा। और बेहतर से बेहतर काम करने की मैं कोशिश करूँगा, भरोसा रखिए। चलिए तो काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड हमने लिया है वो है एसिडस, और इसको सेंटेंस में रखा है, आर यू एसिडस इन लर्निंग इंग्लिश, कि आप इंग्लिश सीखने में एसिडस हो। अब लगभग आधी बात आप समझ गए, बल्कि आधा से ज़्यादा आप समझ गए कि आर यू इन लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखने में। बट जो मेन बात है वो आप नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें एसिडस जो वर्ड है वो आपके लिए माइट बी न्यू, कि नया होगा। तो इसी का मीनिंग समझना है, क्योंकि इसी से आपको पूरे वाक्य का एग्जैक्ट सेंस क्लियर हो जाएगा। तो एसिडस का बेसिकली मीनिंग होता है बिज़ी। किसी काम में आप बहुत ही बिज़ी हो या एक्टिव हो, ओके। एसिडस यानी बिज़ी हो या एक्टिव हो, या आप उस काम को हार्ड तरीके से या हार्ड वर्किंग तरीके से कर रहे हो, कि उसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ही वक्त दे रहे हो, ठीक है। तो हर कोई जो इंग्लिश सीखना चाहता है वो उसमें एसिडस एफर्ट लगाता ही है। एसिडस एडजेक्टिव है क्योंकि इसके अंत में OUS लगा हुआ है, इसके बाद आप नाउन लगा सकते हो, इसलिए मैंने बोला एसिडस एफर्ट। तो हर कोई इंग्लिश जब सीखना चाहेगा या चाहता है तो वो एसिडस एफर्ट ज़रूर लगाता है, यानी उसमें बिज़ी रहता है, एक्टिव रहता है, साथ ही साथ हार्ड वर्किंग भी होता है, थोड़ी मेहनत करता है। बिज़ी रहेगा तभी तो मेहनत होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें एसिडस से रिलेटेड होती हैं। तो अब मीनिंग हम समझ गए कि क्या तुम इंग्लिश सीखने में बिज़ी हो या क्या तुम इसमें हार्ड वर्क कर रहे हो, ओके। आई थिंक आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आप इसको याद रखने के लिए निमोनिक ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। जैसे पंजाबी में एक वर्ड होता है 80। 80 मतलब होता है मुझे या हमें, और 10 मतलब होता है कहना। ये पंजाबी के दो वर्ड है, 80 10। 10 से नहीं कहना, मतलब 10 80 मतलब हमें। अब जैसे कोई काम मुश्किल है तो आप उसको कहते हैं भाई 80 10, यानी हमें बताओ क्या बात है, हम वो काम कर देंगे। तो अगर वो काम हार्ड वर्क, उस काम में हार्ड वर्क की ज़रूरत है या उसमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है और तुमसे नहीं हो रहा है, तो 80 10 यानी हमें बता दो, हम वो काम कर देंगे। तो 80 10 मतलब किसी काम में बिज़ी रहना, एक्टिव रहना, या उसमें हार्ड वर्क करना, ओके। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर यू विल गेट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में वर्ड है अजाइलम, सीकर, विक्टिम एंड एट्रोसिटीज। चलिए अजाइलम पूरा वाक्य देख लेते हैं। द अजाइलम सीकर्स ऑफ्टन कंप्लेन ऑफ बीइंग विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटीज इन देयर ओन कंट्री। चले यहाँ तो लगभग सारी बातें क्लियर हैं कि जो अजाइलम सीकर हैं वो कंप्लेन करते हैं विक्टिम होने का, एट्रोसिटीज़ का अपने ही देश में। अब यहाँ पे अजाइलम क्या है, विक्टिम क्या है, ये सब समझना है। तो अजाइलम का एक नॉर्मल जो मीनिंग है वो आप जानते हो, मेंटल हॉस्पिटल को अजाइलम कहते हैं, यानी पागल खाना।
एक वो हो गया। एक अजाइलम को हम हिंदी में बोलते हैं शरण स्थल, जहाँ पे लोगों को शरण दिया जाता है, शरण स्थल। और अजाइलम सीकर मतलब होता है शरणार्थी, जो शरण लेता है कहीं पे भी। अब ये कौन होते हैं शरणार्थी? ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश में किसी तरह से विक्टिम होते हैं, यानी पीड़ित होते हैं, उनको सताया जाता है, उन पे जुल्म किए जाते हैं, तो वो अपने देश में विक्टिम होते हैं किसी एट्रोसिटी के, यानी अत्याचार के। तो ऐसे लोग पॉलिटिकली उस जगह पे नहीं रह सकते, तो वो दूसरी जगह रहने चले आते हैं। तो जिस जगह रहने चले आते हैं उसको अजाइलम कहते हैं, और ऐसे लोगों को अजाइलम सीकर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सीकर बना सीक से, सीक मतलब होता है मांगना या चाहना। सीक का V2 या 3 आप देखिएगा तो साउथ होता है, ये वर्ब हो गया। ठीक है, तो अजाइलम सीकर्स अभी यहाँ पे एक नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, इसका प्लूरल बनाया है, यानी जो शरण मांगने वाले लोग होते हैं वो प्रायः शिकायत करते हैं विक्टिम होने का, यानी वो बताते हैं कि हम विक्टिम हैं, हमें यातनाओं प्रताड़नाओं का शिकार बनाया गया। एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटी मतलब वही जो मैं कह रहा था, किसी के साथ बहुत ही क्रूल बिहेव करना, ऐसा बिहेव करना जैसे कि उसके लिए वो अच्छा ना हो, यानी उसको सताना, अत्याचार करना। अब इसको आप याद कर सकते हो। अच्छा, मैं ट्रिक बाद में बताता हूँ। तो एट्रोसिटी के विक्टिम हैं कौन? जो अजाइलम सीकर होते हैं। कहाँ? इन देयर ओन कंट्री, अपने ही देश में। तो अपने ही देश में किसी को परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो विक्टिम हो जाएगा और वो उस देश से भाग के दूसरे देश में जाएगा जहाँ उसको शरण मिलेगा अजाइलम में। अब एट्रोसिटी को याद रखेंगे मेट्रो सिटी से। देखिए, जितने भी बड़े बड़े कांड होते हैं, बॉम्ब ब्लास्टिंग या और भी घटनाएं, वो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मेट्रो सिटी, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी यानी अत्याचार, जुल्म, वायलेंस, टू मच वायलेंस अगेंस्ट समवन। ओके, तो मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है। क्लियर है? तो अजाइलम सीकर कंप्लेन करते हैं अपने आप का विक्टिम होने का अपने ही मुल्क में, जो कि वो एट्रोसिटीज़ के शिकार होते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। इसमें देखिए वर्ड हमने लिया है एलिमिनेट और अटेनुएट। यू कुड नेवर एलिमिनेट रिस्क बट प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग कुड अटेनुएट इट। अब क्या कह रहा है? अब बाकी लगभग बातें आप समझ रहे होंगे। एलिमिनेट भी शायद आप जानते होंगे। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी को टर्मिनेट कर देना, यानी कि वहाँ से मूव कर देना, हटा देना, निकाल देना। एलिमिनेट करना, मूव करना, हटाना। तो कहता है यू कुड नेवर एलिमिनेट रिस्क, कि आप कभी रिस्क को मूव या रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी रिस्क है किसी बात का, तो आप उसको रिस्क कम नहीं, हटा नहीं सकते, भगा नहीं सकते। ओके, बट प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग कुड अटेनुएट इट। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन किया है उस रिस्क के लिए, ट्रेनिंग लिया है, तो क्या है कि उसके रिस्क को अटेनुएट किया जा सकता है। अटेनुएट मतलब कम किया जा सकता है, यानी किसी चीज़ का असर या इम्पैक्ट को घटाया जा सकता है, ये कह रहा है, अटेनुएट किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई रिस्क है किसी काम का, तो उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पर हम उसके असर को, अगर प्रिपरेशन अच्छा किया हुआ है, ट्रेनिंग अच्छी की हुई है, तो उसको घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि जो सोल्जर्स होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ रिस्क होता है, जान का खतरा है। अगर हम लोग जाए तो मुश्किल से एक दिन भी नहीं बचेंगे, लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं वो रहते हैं, क्योंकि उनको प्रिपरेशन की दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस वजह से उनका जो रिस्क होता है सर्वाइवल का, वो कम किया जा सकता है, कम होता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको मीनिंग को याद रख सकते हैं। ट्रिक में मुझे नहीं लगता एलिमिनेट के लिए ट्रिक चाहिए, क्योंकि अक्सर रियलिटी शो वगैरह में एलिमिनेट वर्ड आता है, एलिमिनेशन आता है। आप वर्ड्स को कहीं से भी सीख सकते हो, खासकर इस तरह के वर्ड जो यूज़ होते हैं मीडिया टीवी में। अटेनुएट को याद करेंगे कैसे? अब जैसे एट है या 10 है, ठीक है, एट 10, तो पहले क्या था कि वो पहले मान लीजिए कि 12 बजे सो के उठता था। ठीक है, जैसे लॉकडाउन में 12 बजे तक आदमी सो रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो एट 10 में उठेगा, अटेनुएट। ठीक है, एट 10 आ गया इतना दूर तक, अटेनुएट। निमोनिक ट्रिक का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले 12 बजे तक सो के उठता था, अब कब उठता है? एट 10। अब उसको 10 बजे ही उठ जाना पड़ता है, कितना भी आलसी होगा तो भी 10 बजे उठ जाता है। तो जो समय है वो क्या हो गया? घट गया। तो अटेनुएट मतलब किसी चीज़ का इम्पैक्ट या असर को कम कर देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट।
नेक्स्ट है इट इज़ नो यूज़ बीइंग ऑडेसियस इफ़ यू कैन डू विदाउट इट। कहता है आपको ऑडेसियस होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसके बिना काम कर सकते हो। अब ये ऑडेसियस क्या होता है आप जानते होंगे। ऑडेसियस का मतलब बोल्ड होता है, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, सभी यूज़ करते हैं, बोल्ड या फिर डेयरिंग। ठीक है, इसका मैं आपको एक दूसरा पहलू भी बताता हूँ। तो कह रहा है आपको बहुत डेयरिंग होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसके बिना भी कर सकते हैं तो आपको ऑडेसियस होने की ज़रूरत नहीं है। ऑडेसियस खुद एडजेक्टिव हो गया जिसका नाउन ऑडेसिटी हो जाएगा। अब समझिए ये इस तरह का बोलने से कि मान लीजिए कि कोई काम करने में रिस्क है, खतरा है। अब कोई आदमी वहाँ पे ताकत दिखाने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए उस खतरे को मोल ले लेता है, यानी खतरे के काम को करने लगता है, तो उसको ऑडेसियस कहते हैं। मतलब रिस्क लेना इतना कि वो मूर्खता की हद में हो कि आदमी कहे यार यहाँ से छलांग लगाना, कोई ऊंची जगह हो तो वहाँ से छलांग लगाना क्या है, ऑडेसियस एक्टिविटी है। मतलब कि डेयरिंग तो है लेकिन छलांग लगाना कोई बहादुरी का काम नहीं है, मूर्खता का काम है। ठीक है, तो इतना डेयरिंग कि आप कोई ऐसा चीज़ का रिस्क ले ले जो आपके जान का मतलब काल बन जाए। बात समझ गए। नेक्स्ट है सेंटेंस पढ़ लीजिएगा। आई हैव नो आइडिया व्हाट ही वाज बैबलिंग ऑन अबाउट। आई रैन टू अनदर रूम बट here too I could hardly be comfortable amidst the babble of voices। अब यहाँ दो वर्ड मैंने लिया है, बैबलिंग और बैबल। ओके, और amidst भी है, amidst मतलब अमंग यानी किसी चीज़ के बीच, ये कॉमन वर्ड है, आप जानते होंगे। कहते मुझे कोई आइडिया नहीं है what he was babbling on, कि वो किस बारे में कह रहा था। बैबलिंग का मतलब होता है टू स्पीक क्विकली, कोई भी बात को बड़ी तेज़ी से कहना या फुलिशली कहना, और इसकी वजह से सामने वाले को आपकी बात समझ में ना आ रही हो, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बैबलिंग। तो इसको बैबलिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। तो कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं कि व्हाट ही वाज बैबलिंग ऑन, किस बारे में वो इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा था, यानी कि वो समझ नहीं पाया कि वो क्या कर रहा है। एक तरह से बड़बड़ाना कह सकते हो। अब कहता है कि मैं दूसरे कमरे में चला गया, यहाँ भी मैं कंफर्टेबल नहीं था अमिड्स द बैबल ऑफ वॉइसेस। अब ये बैबल का मतलब क्या हो गया, तो बैबल का मतलब होता है मिक्स ऑफ वॉइसेस। मिक्स ऑफ वॉइसेस यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग सेम टाइम पे बातें कर रहे हो और इस वजह से आप उनकी बात ठीक से सुन ना पा रहे हो। मतलब एक तरह की कन्फ्यूज़न की स्थिति हो गई हो, यू आर कन्फ्यूज्ड ड्यू टू द मिक्स ऑफ वॉइसेस। ओके, तो बैबलिंग एंड बैबल यही होता है। क्लियर हो गया। तो बैबल मतलब बड़बड़ाना, एक तरह से याद रख लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट वर्ड। ओके, वी हैव I could not resist the aroma of hot coffee, but he arrogantly refused to let me have it. Unable to articulate my anger, I sat back and clenched my fist। कह रहा है कि मैं रोक नहीं सका। रेजिस्ट करना मतलब किसी बात का विरोध करना या रोकना। ओके, अरोमा क्या होता है, अरोमा मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ही तीखी खुशबू, स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो प्लीजेंट होनी चाहिए। एक तरह की स्ट्रॉन्ग या कोई प्लीजेंट स्मेल को अरोमा कहते हैं। जैसे घरों में कुछ अगरबत्ती बहुत तीखा स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है, लेकिन वो प्लीजेंट होता है, वो बदबू नहीं होता। ओके, अब जैसे घर में चाय या कॉफ़ी बनती है, अगर कभी बहुत अच्छी बनी तो उसकी जो खुशबू बहुत अच्छी होती है और आदमी जो है अब उसको पीने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाता। वही कह रहा है कि मैं रोक नहीं पाया, जो हॉट कॉफ़ी का अरोमा था उसकी स्मेल को सूंघ के अपने आप को रोक नहीं पाया। तो मैं मांगने गया लेकिन उसने एरोगेंटली रिफ्यूज़ कर दिया। अब एरोगेंटली का क्या मतलब हुआ, तो अरोमा आप समझ गए, एक तरह की स्ट्रॉन्ग या बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्लीजेंट स्मेल को अरोमा कहते हैं, यानी खुशबू। ओके, तो मैं मांगा लेकिन उसने दिया नहीं, एरोगेंटली मना कर दिया। रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया। एरोगेंटली मतलब क्या होता है, एरोगेंस वर्ड आपने सुना होगा, एरोगेंस इसी से बना है ये वर्ड। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, किसी बात का आपको अहंकार है, आप अपने आप को दूसरों से बेटर समझते हो। कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत एरोगेंस है, यानी बहुत ही घमंड है, गर्व, यू नो। और इसी से एडवर्ब बना दिया एरोगेंटली और इसका नाउन हो जाएगा एरोगेंट। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हो गया कि एरोगेंटली रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब जो चाय बना रहा है, कॉफ़ी बना रहा था, वो नहीं चाह रहा था कि उसको दे, इसलिए उसने एरोगेंटली मना कर दिया, शायद घमंड की वजह से कि मैं बना रहा हूँ उसको क्यों दे दूँ। अब ये बंदा कह रहा है अनेबल टू आर्टिकुलेट माई एंगर, कि मैं अपने गुस्से को आर्टिकुलेट करने में असमर्थ था। अब आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है एक्सप्रेस फीलिंग। किसी आपके अंदर कोई फीलिंग है, कोई विचार है या कोई आइडिया है, आप उसको एक्सप्रेस करते हो, उसको आर्टिकुलेट कहते हैं। लेकिन यह नेगेटिव हो गया क्योंकि अनेबल हो गया, कि उसको गुस्सा तो बहुत आया जब उसने मना कर दिया, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया,
तो अनेबल था, वो उस वक्त अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाया। अनेबल टू आर्टिकुलेट यानी ही वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग और आइडिया, जो भी उसके मन में आया, अपने गुस्से को आर्टिकुलेट नहीं कर पाया, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जता नहीं पाया। आई सेट बैक, मैं वापस बैठ गया। देखिए सिट बैक इडियम है जिसका मतलब होता है टेक रेस्ट, आराम से बैठ जाना। तो आई सेट बैक एंड क्लेंच्ड माई फिस्ट। क्लेंच का मतलब होता है क्लोज कर लेना, टाइट, सिट टाइटली या किसी चीज़ को टाइटली पकड़ के रखना, क्लोज कर लेना। जैसे मुट्ठी को, गुस्सा आया, अपने एंगर को जाहिर नहीं कर सका तो क्या किया, अपनी मुट्ठी को क्या किया, भींच लिया, मतलब कस के पकड़ लिया मुट्ठी को, गुस्से को दबा लेना, क्लेंच करना, क्लोज, क्लोज और टाइट समथिंग लाइक एन ए फिस्ट। ओके, तो बात समझ में आ गई। रेजिस्ट, अरोमा। जहाँ कोई वर्ड क्लियर नहीं हो, दोबारा अगर जानना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है बाई पार्टिट। पार्टिट पढ़ेंगे TIT। बाई तो आप जान गए, बाई पार्टिट। बाई पार्टिट टॉक्स वर हेल्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर्स। ओके, कह रहा है कि बाई पार्टिट टॉक्स यानी कि दो पक्षीय या दो तरफा। बाई, देखिए बाई रूट वर्ड है ना, बाई मतलब टू होता है और पार्टी का मतलब आप जान रहे हैं पार्टी। तो दो पार्टियों की बात जो है हुई, दो पार्टियों के बीच बात हुई। कौन कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड JMM लीडर्स। तो यहाँ बात करने वाले दो लोग हैं, एक तो केंद्र सरकार और दूसरा झारखंड सरकार। तो इनके बीच क्या हुई, एक टॉक हुई, है ना। हेल्ड, हेल्ड मतलब किसी चीज़ को रखना या पकड़ना, तो होल्ड का भी यूज होता है लेकिन यहाँ पास्ट है। तो बाई पार्टी टॉक्स वर हेल्ड, किसके बीच, गवर्नमेंट, सेंट्रल और JMM। सर अगर यहाँ तीन होता, मान लो बिहार गवर्नमेंट भी होता, तब क्या करते हैं, तो बाई को हटा के ट्राई कर देते, TRI, ट्राई, बाकी पूरा वर्ड वही रहेगा। ट्राई पार्टिट, ट्राई पार्टिट का मतलब हो जाएगा तीन पक्षी, मतलब वहाँ तीन लोग बैठ के बात कर रहे हैं। तो बाई पार्टिट मतलब हो गया, बाई से याद रखिएगा दो पार्टी, दो पार्टी जहाँ बात करें वहाँ बाई पार्टिट, जहाँ तीन वहाँ ट्राई पार्टिट। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 50 का स्लाइड बनाया है, लेकिन आज मैं 20 ही डिस्कस करूँगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। वी वर मच स्टार्टल्ड एट हिज बिजार डिसीजन। स्टार्टल्ड का मतलब होता है अस्टॉनिश्ड या अमेज्ड, किसी बात को लेकर आप बहुत ही क्या बोलते हैं, आश्चर्यचकित हैं, स्टार्टल्ड हैं, आश्चर्यचकित, अमेज्ड। ओके, एट इज बिजार, बिजार मतलब वेरी कोल्ड, कोल्ड और मतलब उदासीन आप कह सकते हो, कि कोई ऐसा बिहेवियर जो बहुत एक्टिव ना हो, बहुत ही क्या कह सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स ना दे रहा हो। तो कहते हैं हम लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए उसके उस बिजार डिसीजन पे, जो डिसीजन उनका बड़ा कोल्ड या बड़ा ही मरा हुआ सा था, जो बहुत एक्टिव नहीं था। तो हम लोग उस पर स्टार्टल हो गए, अमेज्ड हो गया, अस्टॉनिश्ड भी यूज़ कर सकते हो, अस्टॉनिश्ड हो गए, सरप्राइज्ड भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली सरप्राइज ही यूज़ होता है, वी वर मच सरप्राइज्ड, मैंने नया वर्ड यूज़ कर दिया, वी वर मच स्टार्टल्ड एट हिज बिजार डिसीजन, कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए उसके उस कोल्ड या जो ऐसा बिहेवियर जिसमें कोई सिंपैथी ना हो। बिजार मतलब एकदम मरा हुआ सा, रंगहीन, कलरलेस, कोल्ड। ओके, चलिए, तो इस तरह के सेंस बिजार से आ जाता है। बिजार मतलब उससे याद कर सकते हो, बेजार, कहते हैं ना दुनिया से वो बेजार हो गया, मतलब उसको अब इस दुनिया में मज़ा नहीं आ रहा। तो कैसा हो गया, लाइफ उसके लिए कोल्ड हो गया, एकदम ठंडा ठंडा, कुछ भी गर्मजोशी नहीं रही। ओके, चले नेक्स्ट आ जाते हैं कंज्यूर। कंज्यूरिंग आपने मूवी देखा होगा हॉलीवुड की। द मैजिशियन कंज्यूर्ड अ रैबिट आउट ऑफ हिज हैट। मैजिशियन ने एक रैबिट को अपने हैट से निकाला। तो कंज्यूर्ड किया मतलब क्या होता है, मतलब कोई मैजिक दिखा के कोई काम करना, मतलब एक तरह का मैजिकल एक्ट होता है ये, जिसमें जादू का इस्तेमाल होता है। तो मैजिशियन ने क्या किया, मैजिकल एक्ट किया और उससे एक रैबिट को, अक्सर होता है ना मैजिशियन वगैरह टोपी से कुछ निकालते हैं, कबूतर निकालते हैं, खरगोश निकालते हैं, रुमाल निकालते हैं, तो ये कंज्यूर किया जाता है। कंज्यूरिंग मतलब एक तरह का मैजिकल एक्ट, यानी जिसमें जादू टोना किया गया हो। तो कंज्यूर मतलब जादू टोना करना, कंज्यूरिंग जादू टोना भी बोलते हैं। ओके, तो कंज्यूरिंग आप समझ रहे होंगे, हॉलीवुड मूवी है, नहीं समझ रहे तो पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब देख लीजिए, अच्छी मूवी है। चलिए, हो गया कंज्यूरिंग करना, जादू टोना। आइए नेक्स्ट में,
The Delhi government is continuing its bellicose statements threatening tough action against the blue line buses. आपको याद होगा ब्लू लाइन बसेस के बारे में पहले बहुत किस्से आते थे। ये बसेस दिल्ली में चलती हैं और जो बहुत फास्ट होती हैं, अक्सर इनसे कोई ना कोई कुचला जाता था। हर वीक में कोई ना कोई, मंथ में 2-4 लोग। तो दिल्ली गवर्नमेंट परेशान होकर उसने बेलिकोस स्टेटमेंट, यानी कि बेलिकोस, सबसे पहले इसमें देखिए BEL, बेल इज़ द रूट वर्ड। इसका मतलब होता है झगड़ा या वॉर या फाइट, बेल से बना। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उसने बेलिको स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। मतलब किस तरह का? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें किसी विवाद या झगड़े की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बोला बेल से बना, बेल मतलब वार होता है। ऐसा स्टेटमेंट उसने देना क्या शुरू किया, थ्रेटनिंग और धमकी भी देना शुरू किया। थ्रेट से बना थ्रेटनिंग, टफ एक्शन, कि टफ एक्शन लिया जाएगा किसके खिलाफ? जो ब्लू लाइन बसेज हैं उसके खिलाफ। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट जो है ऐसा बेलिकोज स्टेटमेंट, यानी भड़काऊ या विवादित या गुस्सा से भरा या उकसाने वाला स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, थ्रेट मतलब धमकी, धमकी की टफ एक्शन लिया जाएगा ब्लू लाइन बसेस के अगेंस्ट में। ओके, और ये लगातार उसने किया। बाद में ब्लू लाइन बसेस को करीबन कम ही कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट है, ही कैन नॉट कम आउट ऑफ हिज बॉर्जुआ मेंटालिटी। इसका उच्चारण बॉर्जुआ होता है। बुर्जुआ, बुर्जुआ मतलब होता है मिडिल क्लास। ओके, मिडिल क्लास यानी कि आप मध्यम वर्गीय सोच वाले हो। कहते ही कैन नॉट कम आउट ऑफ हिज बुर्जुआ मेंटालिटी, कि वो अपने मध्यम वर्गीय सोच से बाहर नहीं आ सकता। तो बुर्जुआ इज़ फ्रेंच वर्ड, इट्स नॉट ए इंग्लिश। तो इसका मीनिंग मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। ओके, तो ये सिंपल है, बुर्जुआ मेंटालिटी। अक्सर लोग मिडिल क्लास मेंटालिटी के शिकार होते हैं। लोग बोलते हैं हाई क्लास वाला ऐसा बोलते हैं, हम लोग तो भाई मिडिल क्लास वाले ही हैं, तो हमारी सोच तो ऑफ कोर्स यही रहेगी। पर खैर चलिए, तो ये अच्छा वर्ड था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग एन NGO फॉर द डिप्राइव्ड वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ लीनियंट पर्सन। ओके, स्टार्टिंग एन NGO, कहता है एक NGO की शुरुआत करना डिप्राइव्ड के लिए। डिप्राइव्ड में दा लग गया, इसका मतलब ये नाउन हो गया। डिप्राइव्ड का मतलब हो गया जो वंचित लोग हैं, जिनको समाज में कुछ मिला नहीं है या जो बेसहारा लोग हैं। तो ये क्या था? ब्रेन चाइल्ड था। ब्रेन चाइल्ड का क्या मतलब होता है? तो ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है एक ऐसा काम जो कि किसी ने फर्स्ट टाइम किया हो, ठीक है। ओके, तो ब्रेन चाइल्ड मतलब क्या हो गया? ऐसा काम जिसने जो किसी ने पहली बार किया, जैसे कि कोई इन्वेंशन होता है, फर्स्ट टाइम करता है, तो इसको ब्रेन चाइल्ड कहते हैं। या कोई ऐसा आइडिया जो किसी के दिमाग में पहली बार आया। तो NGO पहले तो नहीं था, तो किसी के दिमाग में पहली बार आया होगा कि हम डिप्राइव्ड यानी जो वंचित लोग हैं, जो जिनको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला, बेसहारा गरीब हैं, उनके लिए हम कुछ करेंगे। और ये किसका आइडिया होगा? किसी लीनियंट पर्सन। लीनियंट मतलब होता है काइंड या दयालु। ओके, लीनियंट बोलते हैं, क्लीमेंट बोलते हैं, बड़े सारे इसके सिनोनिम होते हैं। काइंड होता है, जेंटल होता है, हम्बल होता है, बिनाइन होते हैं, सो मेनी वर्ड्स आर देयर। तो एक NGO शुरू करना, वो भी डिप्राइव लोगों के लिए, वो ब्रेन चाइल्ड था, मतलब एक इन्वेंशन था एक दयालु व्यक्ति का, और उसने शुरू किया होगा। फिर उसको देख के कई लोगों ने शुरू कर दिया NGO बनाना। NGO ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स टेक अनदर slide. The developing countries are often struck. A struck is the V2 of a strike. Strike मतलब क्या होता है? हिट, किसी चीज़ को हिट करना। Okay, by natural calamities, the developed countries often show a careless disregard for the technology of the developing ones. Okay, क्या कह रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो अक्सर स्ट्रक होते हैं, यानी हिट होते हैं, उस चीज़ से प्रताड़ित होते हैं या उससे प्रभावित होते हैं। बाय नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब होता है जो प्राकृतिक आपदा होती है ना, जैसे भूकंप वगैरह आता है, बाढ़ आता है, उससे। तो विकासशील देशों में अक्सर आपदाएं जो होती हैं, नेचुरल आपदा आती रहती है। और जो डेवलप कंट्रीज होते हैं वो कैसा इस समय बिहेव करते हैं? तो वो कैलस मतलब एक तरह का रूड कह सकते हो, बड़ा ही भद्दा, बहुत ही ऐसा जैसे इनसेंसिटिव, मतलब कोई आपके प्रति ध्यान नहीं, कठोर कह सकते हो। ओके, कठोर दृष्टि से देखते हैं या फिर कठोर दिल से। डिसरिगार्ड मतलब कोई रिगार्ड नहीं देते, आपको कोई वैल्यू नहीं देते। डिसरिगार्ड उसके मन में होती है। रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट होता है, तो डिस मतलब क्या होगा? अनरिस्पेक्ट यानी अनादर हो गया। तो कैलस डिसरिगार्ड,
फॉर द टेक्नोलॉजी ऑफ द डेवलपिंग वंस। तो जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनका नज़रिया जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के टेक्नोलॉजी की ओर होता है वो बिल्कुल कैलस होता है, डिसरिगार्ड होता है, अनादर होता है, कठोर होता है, यानी रूडली देखते हैं। यानी कि ऐसे आपदा के समय वो उनकी हेल्प नहीं करना चाहते, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे देते हैं, पर टेक्नोलॉजी से कोई मदद नहीं होती है। ओके, चलिए, तो सारे वर्ड्स क्लियर हो गए, स्ट्रक, कैलेमिटी, कैलस एंड डिसरिगार्ड। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Next we have captive and cardinal. We were held captive for 3 months. It was one of the cardinal rules for all the prisoners. यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोगों को रखा गया कैप्टिव। कैप्टिव मतलब बंदी या बंधक कह सकते हैं, किसी को बंदी बना लेते हैं, बंधक, कैप्टिव। कैप्टिव कैप्चर एक वर्ड होता है और एक होता है कैप्टर। तो ये सारे वर्ड एक ही हैं। कैप्चर यानी क्रिया कि किसी को पकड़ना, कैप्टर यानी पकड़ने वाला जो किसी को अरेस्ट करता है, एंड कैप्टिव जिसको अरेस्ट किया गया। क्लियर हो गया कि हमें 3 महीने के लिए कैप्टिव रखा गया, मतलब बंधक बना के रखा गया। ओके, वैसे इसमें रूट वर्ड है CAP, कैप। कैप मतलब होता है होल्ड करना, किसी चीज़ को रखना। ओके, कैप। तो इट वॉज वन ऑफ द कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। इसका जो सिंपल मीनिंग है वो है इम्पॉर्टेंट, कि ये एक इम्पॉर्टेंट रूल था सारे कैदियों के लिए। तो हमें कैदी बना के रखा गया था और वहाँ कोई रूल बना होगा, तो वो रूल क्या था, कार्डिनल था, इम्पॉर्टेंट था। तो इम्पॉर्टेंट तो आप यूज़ करते ही हो, अब आप कार्डिनल रूल भी यूज़ कर सकते हो, आपके लिए नया वर्ड हो गया। ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हो। गांव देहात में जो शादी में कार्ड बांटते हैं वो सबको नहीं दिए जाते हैं, और आजकल तो कॉमन हो गया, लेकिन पहले खास लोगों को दिया जाता था। जो कार्ड था, ठीक है, वो किसको देते थे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था उसके लिए कार्ड होते थे, और बाकी आसपास के लोगों को ऐसे मुंह से बोल दिया भाई आ जाना, शादी है। ओके, तो कार्ड किसको देते थे, जो कार्डिनल होते थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट है। ऐसे तो आप वर्ड देख रहे होंगे, आपको ऐसे याद हो गया होगा, यू आर स्मार्ट इनफ। सो नाउ ही इज़ ग्रोन अप इनटू अ कैंटनकैरस ओल्ड मैन। क्या था वो, अब कैंटनकैरस ओल्ड मैन। इतना तो आप समझ गए होंगे कि वो बड़ा हो गया है, ओल्ड मैन हो गया है, लेकिन कैसा ओल्ड मैन हो गया, कैंटनकैरस। तो कैंटनकैरस का मतलब होता है झगड़ालू। अक्सर बूढ़े होने के बाद लोग थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वो कैंटनकैरस हो जाता है। नाउ ही हैज ग्रोन अप इनटू अ कैंटनकैरस ओल्ड मैन। ओके, चलो, तो कैंटनकैरस मतलब झगड़ालू, क्वारलसम। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ओके, नाउ सेंटेंस इज द कार स्टॉप्ड एब्रप्टली एंड आई वाज catapulted through the windscreen. Some films proved to be a catastrophe for certain actors. अब इसमें जो वर्ड हमने लिया एब्रप्टली है, एब्रप्ट आप जानते होंगे, एब्रप्ट का मतलब अचानक होता है, तो यहाँ सडनली था, मैंने इसको चेंज कर दिया। तो एब्रप्ट या सडनली सेम हो गया, कि गाड़ी अचानक रुक गई, एब्रप्टली रुक गई, कार स्टॉप्ड एब्रप्टली यानी अचानक, सडनली, तो इसका मीनिंग सडनली हो गया, अचानक। और मैं कैटापल्टेड हो गया। कैटापल्टेड मतलब होता है किसी चीज़ को अचानक थ्रो कर देना, वो भी पूरे फोर्स के साथ। तो जब गाड़ी पलटती है तो अक्सर जो सामने वाला होता है वो विंड स्क्रीन तरफ आ जाता है, यानी जो आगे की स्क्रीन होती है, शीशा होता है गाड़ी का हुड के सामने, तो उधर आ जाता है, तो वो यहाँ से ऐसे फेंकाता है और सामने आता है। और ये बहुत ही फोर्स और अचानक होता है, फोर्सफुली होता है, अचानक हो जाता है, इसको कैटापल्टेड कहते हैं। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पलटेड यानी पलट जाना। तो जब गाड़ी पलटती है तो सामने वाला जो आगे फेंका जाता है ना, विंड स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाता है, फिल्मों में देखा होगा आपने, ऐसा कैटापल्टेड हो जाता है। अब कहते हैं, अब इसी जैसा एक और वर्ड है, सम फिल्म्स प्रूव टू बी कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ मतलब होता है किसी चीज़ के लिए पतन होना, कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफिक बोलते हैं। कहते कुछ फिल्में ऐसी हुई हैं जो कुछ एक्टर के लिए कैटास्ट्रॉफ हुई, यानी आप देखेंगे कि उसकी एक फिल्म आई लेकिन दोबारा नज़र नहीं आई, यानी उसी फिल्म से वो फ्लॉप भी हो गया। ऐसे कई फिल्में आई, जैसे कुणाल कपूर की फिल्म पुरानी वाली एक आई थी, जिसमें क्या गाना था वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पर जो भी हो, तो ऐसी बहुत सारी फिल्में आई जिसमें एक ही फिल्म बनी और वो फिल्म फ्लॉप हुई और एक्टर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, तो वो उसके लिए कैटास्ट्रॉफ हो गया, यानी पतन हो गया। इसमें क्या है, कैटापल्टेड मतलब होता है कि आपको आगे की ओर फेंक रहा है। अब जैसे जंजीर मूवी आई तो इसने अमिताभ को कैटापल्ट कर दिया, मतलब कि इस फिल्म से उसकी किस्मत चमक गई, उसने उस कैटापल्ट हो गया, मतलब वो आगे बढ़ गया, ऐसा फेंका कि वो आगे चला गया। लेकिन ये कैटास्ट्रॉफ क्या होता है, उसको पीछे ले आता है, पतन की ओर ले आता है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, इसको याद रख लीजिएगा। मूव करते हैं अगले। ओके, दिस सूप इज़ ब्लैंड। ब्लैंड मतलब
लैक ऑफ फ्लेवर, ओके, लैक ऑफ फ्लेवर यानी ऐसी कोई चीज़ जिसमें कोई फ्लेवर ना हो, कोई टेस्ट ना हो, टेस्टलेस हो। दिस सूप इज़ ब्लैंड फॉर मी। ब्लैंड मतलब क्या है, उसमें फ्लेवर नहीं है, मेरे लिए बेस्वाद है, यानी इनसिपिड आप कह सकते हैं, टेस्टलेस कह सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। तो ब्लैंड यानी टेस्टलेस या लैक ऑफ फ्लेवर या टेस्ट। जिस चीज़ में, सूप में, चाय में अगर टेस्ट ना हो तो वो ब्लैंड हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लेयर। और लाउड स्पीकर ब्लेयर, ब्लेयर मतलब होता है टू थ्रो लाउड साउंड। अब भाई लाउड स्पीकर का तो काम ही है ना बहुत तेज़ आवाज़ निकालना, तो ब्लेयर मतलब एकदम बहुत ज़्यादा साउंड करना किसी भी चीज़ का। और जैसे अब हॉर्न बजा रहे हैं तो वो भी अगर बहुत साउंड कर रहा है तो वो भी ब्लेयर हो जाएगा, या कोई बाजा बज रहा है, स्पीकर बज रहे हैं तो वो भी ब्लेयर हो जाता है। तो लाउड स्पीकर ब्लेयर कर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ साउंड क्या है, बहुत ज़्यादा है, लाउड साउंड चल रहा है, ब्लेयरिंग हो गया, ठीक है। तो ब्लेयर साउंड, ब्लेयर्ड हो गया, ये अक्सर यूज़ होता है सेंटेंसेस में। और लास्ट हम लोग ले लेते हैं जो आज के लिए है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। द इंसिडेंट ब्लेमिश्ड हिज रेपुटेशन। ब्लेमिश का मतलब होता है किसी चीज़ को दागदार करना, गंदा करना, दूषित कर देना, दागदार। कहता है जो घटना हुई, इंसिडेंट यानी घटना, उसने उसके रेपुटेशन को क्या किया, ब्लेमिश कर दिया, दागदार कर दिया, यानी कि उसमें कलंक लगा दिया एक तरह का, ठीक है, कलंक। स्टिग्मा बोलते हैं ना, स्टिग्मा, कोई धब्बा लगा दिया, स्टेन भी बोल सकते हो। तो ब्लेमिश करना यानी किसी की सुंदरता को नष्ट कर देना, यानी उसमें ब्लेम लगा दिया। देखिए ब्लेम लगा हुआ है, तो ब्लेम लगा देने से क्या होता है, सामने वाले की रेपुटेशन खराब होती है। अगर हम ब्लेम लगा रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने चोरी की, भले उसने नहीं किया, तो वो क्या होता है, ब्लेम करने से ब्लेमिश हो जाता है, उसका जो रेपुटेशन है, जो उसकी इज्जत है, तो ब्लेमिश हो गया। क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, और इस तरह से हो सकता है पार्ट 3 भी बना दूं, पार्ट 4 भी बना दूं। जैसा कि मैंने कहा, काम आप ही के लिए करना है, बस आप अपना अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा काम कर सकूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।